मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 97वीं क़िस्त। मुज्तबा हुसैन की तहरीर। क़िस्सा एक हम शक्ल का। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि उन वाक़यात के पेश आ जाने के बावजूद आप लोगों को ये यकीन नहीं दिला सकते कि ये वाक़या आपके साथ पेश आया था। पिछले दिनों मैं बज़रिया ट्रेन दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। एक हैदराबादी दोस्त भी मेरे हमसफ़र थे। नागपुर के स्टेशन पर गाड़ी बड़ी देर तक ठहरती है। हम दोनों सफ़र की बोरियत को ख़त्म करने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे तो अचानक एक शख्स बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरी तरफ आया और मुझसे बगलगीर होते हुए बोला, यार दीपक सक्सेना, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, हैदराबाद जा रहा हूँ। पूछा, तो क्या अब हैदराबाद में भी तुमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है? मैंने कहा, शुरू तो नहीं किया है, शुरू करने की सोच रहा हूँ। कहने लगा, बहुत अच्छा ख्याल है। ये बताओ, घर पर सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब अच्छे हैं। महेंद्र इंजीनियरिंग करने के बाद बाहर चला गया है। सरला अपनी ससुराल में खुश है। देरिंदर के बारे में तो तुम जानते ही होगे कि उसने अब प्लास्टिक की चीज़ें बनाने का अपना एक कारखाना खोल लिया है। उस शख्स ने कहा, अच्छा, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हो गया है। वो ज़हीन पहले ही से था, कारोबार में तुमसे यकीनन आगे जाएगा। मैंने कहा, बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। फिर उस शख्स ने पूछा, और भाभी का क्या हाल है? मैंने कहा, भगवान की कृपा से बिल्कुल अच्छी हैं। वो जो अपने इलाहाबाद के मशहूर वेद पंडित प्रभाकर द्विवेदी हैं ना, उनके इलाज से बड़ा फ़ायदा हुआ है। जोड़ों का दर्द बिल्कुल जाता रहा है। उस शख्स ने हैरत से कहा, अच्छा, तो वेद जी अब तक जिंदा हैं? बहुत बूढ़े हो गए होंगे। क्या उसी पुराने मकान में रहते हैं? मैंने कहा, हाँ, वो ही घास मंडी वाले मकान में रहते हैं। बोला, अच्छा किया तुमने बता दिया, उन्हें ख़त लिखता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं भी जोड़ों के दर्द में मुब्तला हूँ। हैदराबाद से इलाहाबाद कब वापस जाओगे? मैंने कहा, 1 हफ्ते में वापस हो जाऊँगा। बोला, यार तुम्हारी दुकान की मिठाइयाँ और नमकीन चीज़ें बहुत याद आती हैं। कई बरस हो गए इलाहाबाद आए हुए। अब के आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। और हाँ, तुम्हें याद होगा कि इलाहाबाद से चलते वक्त मैंने तुमसे 100 रुपये उधार लिए थे। पूरे 6-7 बरस बीत गए हैं। हमेशा ख्याल आता है कि तुम्हें मनी ऑर्डर कर दूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। अब रख लो। ये कहकर उसने मुझे 100 रुपये का नोट दिया। मैंने पूछा, मगर ये तो बताओ कि तुम नागपुर में क्या कर रहे हो? अपना पता तो दो। इस असना में ट्रेन ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। उस शख्स ने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया और ट्रेन के साथ साथ चलते हुए कहने लगा, इलाहाबाद की सोहबतें बहुत याद आती हैं। सारे दोस्तों को मेरी तरफ से पूछना और भाभी को नमस्ते कहना। बच्चों को प्यार। और हाँ, हैदराबाद से वापस होते हुए 2-1 दिन नागपुर में रुक जाओ। अब मेरे हालात अच्छे हो गए हैं, पहली किसी बात नहीं रही। गाड़ी आगे को निकल गई और वो बड़ी देर तक प्लेटफॉर्म पर हाथ हिलाता रह गया। जब हम डिब्बे में वापस हुए तो मेरे हैदराबादी दोस्त ने कहा, यार मुज्तबा, कमाल है, तुम तो अमली मजाक भी खूब कर लेते हो। ये तुम मुज्तबा से दीपक सक्सेना कैसे बन गए? ये इलाहाबाद, ये घास मंडी और प्रभाकर द्विवेदी, ये सब क्या है? और ये तुम्हारा बेटा महेंद्र कहाँ से आ गया? और ये देविंदर ने प्लास्टिक का कारखाना कब खोल लिया? और हाँ, भाभी तो कभी जोड़ों के दर्द में मुब्तला नहीं हुई। मैंने हंसकर कहा, उस शख्स के 100 रुपये लेने के लिए ये कहना ज़रूरी था। मेरे दोस्त ने कहा, मगर तुमने तो उसे कभी 100 रुपये नहीं दिए थे। मैंने कहा, मगर दीपक सक्सेना ने तो दिए थे। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या मजाक करते हो? कौन है ये दीपक सक्सेना? मैंने कहा, वही जो इलाहाबाद में रहता है, रानी मंडी में उसकी कन्फेक्शनरी की दुकान है और जिसकी बीवी जोड़ों के दर्द की मरीज है। मेरे दोस्त ने कहा, तब तो ये 100 रुपये उस दीपक सक्सेना के हुए, तुमने क्यों वसूल कर लिए? मैंने कहा, और वो जो मेरे मज़ाहिया मज़ामीन की दाद हर एक से वसूल करता रहता है, तो ये दाद किस खाते में जाएगी? मेरे दोस्त ने झुंझला कर कहा, यार ये मुअम्मा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुलकर तो बताओ कि मामला क्या है। और मैंने जो बात अपने हैदराबादी दोस्त को बताई, वो अब आप सबको भी बता देता हूँ। बात दरअसल यूं हुई कि आज से 7-8 बरस पहले मैं दिल्ली के कनॉट पैलेस की रीगल बिल्डिंग के सामने खड़ा था कि एक शख्स ने अचानक पीछे से मेरी पीठ पर एक घूंसा रसीद करते हुए कहा, अबे दीपक सक्सेना, तू यहाँ क्या कर रहा है?
कब आया इलाहाबाद से? मैंने अपनी पीठ को सहलाते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं दीपक सक्सेना नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। वो शख्स बोला, अबे लफंगे, मुझसे मजाक करता है? बचपन का दोस्त और मुझे आप कहकर शर्मिंदा कर रहा है। अच्छा ये तो बता, कब आया इलाहाबाद से? मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में उससे कहा, देखिए जनाब, आपको गलत फहमी हुई है। मैं दीपक सक्सेना नहीं हूँ और ना ही इलाहाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। खामखा मेरा वक्त बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? इस पर वो शख्स बिफर गया और गुस्से से बोला, अब मैं समझा कि तू किस बात पर खफा है। यही ना कि मैंने तेरी दुकान से 250-300 रुपए की मिठाई उधार ली थी। ये ले 500 रुपए और रख अपनी जेब में। तेरी पाई पाई चुका दूंगा। तू समझता क्या है अपने आप को? बहुत दिनों से इलाहाबाद नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तेरे पैसे हड़प करना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तू पैसे के लिए इतना गिर जाएगा। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। उस शख्स ने गुस्से से 500 रुपयों का नोट मेरे शर्ट में ठूंस दिया और मेरे मना करने के बावजूद आगे को निकल गया। इस वाकये के बाद बहुत दिनों तक वो 500 रुपए मेरी जेब में पड़े रहे। 4 बरस पहले किसी अदबी महफिल के सिलसिले में मुझे लखनऊ जाना पड़ा। लखनऊ रेडियो स्टेशन के 2-4 दोस्तों के साथ मैं अमीनाबाद पार्क से गुजर रहा था कि अचानक एक साहब ने पीछे से पुकारा, भाई दीपक सक्सेना, कैसे हो यार? देखकर भी अनजान बने चले जा रहे हो। मिठाइयाँ अच्छी बनाते हो तो इसका यह मतलब नहीं कि पुराने दोस्तों को भी भूल जाओ। दीपक सक्सेना का नाम सुनकर मुझे अचानक कनॉट पैलेस वाला वाकया याद आ गया। कबल इसके कि उसकी गलत फहमी दूर करता, मेरे रेडियो के दोस्तों ने उससे कहा, माफ़ कीजिए, ये दीपक सक्सेना नहीं, मुज्तबा हुसैन है, दिल्ली से आए हैं। मगर मैंने बीच में मुदाखलत करते हुए उस शख्स से कहा, हुजूर इनकी बातों में ना आइए, मैं ही दीपक सक्सेना हूँ, इलाहाबाद वाला। आपने मेरी दुकान से जो मिठाई ली थी उसके पैसे अब तक नहीं दिए। मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगा? इस पर उस शख्स ने नदामत से कहा, हाँ भाई दीपक, अभी पिछले महीने तुमने 100 रुपए की मिठाई उधार दी थी। ऐसी भी क्या जल्दी है, अगले हफ्ते इलाहाबाद आ रहा हूँ, पैसे दे दूंगा। तब मैंने उस शख्स पर अपनी असलियत को जाहिर करते हुए कहा, हुजूर मुझे इस दीपक सक्सेना का ज़रा पता बताइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये कैसा आदमी है कि हर एक को उधार मिठाई दे देता है और फिर भी उसका कारोबार चल रहा है? बहरहाल मैंने उस शख्स से दीपक सक्सेना का पूरा पता हासिल किया। इत्तेफाक से इस वाक़ये के पूरे 1 साल बाद एक अदबी महफिल के सिलसिले में इलाहाबाद जाना पड़ गया तो मैं दीपक सक्सेना की कन्फेक्शनरी की दुकान पर गया। दीपक सक्सेना को दूर से देखा तो यूं लगा जैसे मैं खुद दुकान पर बैठा हुआ मिठाइयाँ बेच रहा हूँ। जैसे ही मैं उसकी दुकान पर गया, दीपक सक्सेना ने मुझे एक नज़र देखा, फिर ज़ोर से बोला, अस्सलाम वालेकुम मुज्तबा साहब, कब आए आप दिल्ली से इलाहाबाद? मुझे यकीन था कि आप एक ना एक दिन मेरी दुकान पर ज़रूर आएंगे। मैंने कहा, यार दीपक सक्सेना, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? बोला, कमाल करते हैं आप भी। जैसे आपको मेरा नाम मालूम हो गया है वैसे ही मुझे भी आपका नाम मालूम हो गया। तो एक बार दिल्ली गया तो जगह जगह लोगों ने मुझे मुज्तबा हुसैन समझकर पकड़ लिया। आपके एक दोस्त ने तो मुझे बेपनाह गालियां भी दी कि रात खाने की दावत पर आने का वादा करके मैं उनके यहाँ नहीं पहुँचा। दीपक सक्सेना सचमुच मेरा हमशक्ल था। मुझसे मिलकर वो बहुत खुश था। मुझे खुशी खुशी अपने घर ले गया, बीवी बच्चों से मिलाया। शाम को मुझे इलाहाबाद की एक अदबी महफिल में शिरकत करनी थी, सो मैंने दीपक सक्सेना को भी अदबी महफिल में शिरकत की दावत दे दी। किसी वजह से मैं अदबी महफिल में देर से पहुंचा तो देखा कि अदबी महफिल के मुंतज़मीन उसे ज़बरदस्ती पकड़कर डाइस पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बरवक्त बीच बचाव किया, वरना उस दिन दीपक सक्सेना को पता चलता कि हूटिंग किसको कहते हैं। मुंतज़मीन भी हम दोनों की मुशाबहत से परेशान थे। बहरहाल जब मैं इलाहाबाद से दिल्ली वापस जाने लगा तो दीपक सक्सेना मेरे लिए मिठाई के कई डब्बे लेकर आ गया। मैंने उसके कनॉट पैलेस वाले दोस्त के दिए हुए 500 रुपए देने की कोशिश की तो दीपक ने कहा, मुज्तबा साहब, आप भी कमाल करते हैं। आपकी तस्वीरें हिंदी रिसालों में छपती रहती हैं, टेलीविज़न पर भी आप अक्सर आते रहते हैं। आपको क्या पता कि मैंने आपके मज़ाहिया मज़ामीन की जितनी दाद वसूल की है उसके आगे इन 500 रुपयों की क्या हैसियत है। इन्हें अपने पास ही रखिए। मैंने पूछा, दीपक सक्सेना, ये सब तुम्हें कैसा लगता है? बोला, बहुत अच्छा लगता है।
لیکن کبھی کبھی اس ملک میں جب فرقہ وارانہ دنگے ہونے لگتے ہیں تو میں آپ کے تعلق سے تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، دیپک، تم میرے لیے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہو، اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے، مگر مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے۔ حالانکہ تمہارا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، لیکن لوگوں کو ادھار میں مٹھائیاں تو نہ دیا کرو۔ بولا، مجتبیٰ صاحب، آپ بھی تو لوگوں کو ادھار میں ہنساتے رہتے ہیں۔ یہ سماج آپ کی باتوں پر ہنس تو لیتا ہے، لیکن اس کی قیمت آپ کو کہاں ادا کرتا ہے۔ دیپک سکسینہ کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں مٹھائی فروش ہوں اور وہ مزاح نگار ہے۔